इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसको पढ़ते हैं। हम नवजागरण के केवल उन सूत्रों को एकत्र कर रहे हैं जिनका संबंध आधुनिक कहानी के जन्म से है। साहित्य के इतिहास में आधुनिक कहानी के आधुनिक काल के पदार्पण का प्रकट चिन्ह रचना के माध्यम के रूप में गद्य की प्रतिष्ठा है। यह केवल भाषांतर का सवाल नहीं है, नई चेतना की अभिव्यक्ति के लिए नए माध्यम की ज़रूरत का सवाल है। नवजागरण की परिस्थितियों ने यह ज़रूरत उत्पन्न कर दी थी। गद्य ने इस ज़रूरत को पूरा किया। गद्य प्रमुखता विचार, विश्लेषण, विमर्श, परामर्श की भाषा है। गद्य भाषा का सृजनात्मक रूप कथा है। आधुनिक कथात्मक गद्य पहले उपन्यास की तरह प्रकट हुआ था। आधुनिक उपन्यास का प्रथम पदार्पण भी हमारे साहित्य के नवजागरण की देन है। कहानी का आगमन उनके बाद पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से शुरू हुआ। नवजागरण काल में भारत में मुद्रण की यांत्रिक पद्धति के आरंभ तथा छापेखाने की स्थापना ने प्रकाशन को एक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया। व्यवसाय को बाजार की ज़रूरत होती है। बाजार अपने हित और लाभ के अनुसार उत्पाद के बाजार प्रसार, वितरण की व्यवस्था और प्रबंधन में भी अपना कौशल इस्तेमाल करता है। उपन्यास अपनी रोचकता के कारण प्रकाशन व्यवसाय का सबसे अधिक लोकप्रिय और बाजार योग्य उत्पाद साबित हुआ था। आधुनिक कहानी का जन्म तब अभी कुछ ही भारतीय भाषाओं में, वह भी नए 19वीं सदी के उत्तरार्ध या लगभग अंत में जाकर हुआ था। नवजागरण के दौर में उसकी उपस्थिति विरल, लगभग नगण्य प्राय थी। नवजागरण को हम उन परिस्थितियों के निर्माण और परिवर्तनों के जन्म का दौर कह सकते हैं जिन्होंने आधुनिक कहानी को संभव बनाया। आधुनिक कहानी की शुरुआत न केवल भारतीय भाषाओं में बल्कि विश्व भर की भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की शुरुआत से जुड़ी है। यूरोप और अमेरिका की तरह भारत में भी कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का बड़ा हाथ है। नवजागरण के समय भारत में अंग्रेजी उपनिवेश कायम हो जाने के बाद स्वाभाविक था कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आजीविका और समृद्धि के उपार्जन का साधन बन जाए। शुरू में कुछ दूरदर्शी व्यक्तिगत प्रयत्नों से और बाद में सरकारी शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। सरकारी शिक्षा नीति में अंग्रेजी के शामिल होने से अंग्रेजी का प्रचार प्रसार व्यवस्थित और व्यापक हुआ। अंग्रेजी की शिक्षा में सरकारी रुचि का कारण एक और राजनीतिक था, दूसरी ओर धार्मिक। धर्मगुरुओं और मिशनरी भारत को अंधकार से प्रकाश में लाने के दायित्व का दावा कर रहे थे। इस तरह नवजागरण काल में अंग्रेजी का परिचय भारतीयों के एक छोटे किंतु विशिष्ट और प्रभावशाली समुदाय के युवा वर्ग को मिल चुका था और वह इसकी संभावनाओं को समझा जा चुका था। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते अंग्रेजी ने फारसी को अपदस्थ कर उसके स्वयं उसकी जगह ले ली थी। लेकिन उच्च वर्ग और आम जनता की भाषाओं के बीच की दूरी जैसी थी वैसी ही बनी रही। नवजागरण की शताब्दी में सामाजिक राजनीतिक दबावों और युगीन परिवर्तनों ने भारतीय भाषाओं के सामने नई किस्म की मांगें उत्पन्न कर दी। राजनीतिक दमन और आर्थिक शोषण के लिए क्षोभ और संताप, राष्ट्रीय चेतना, आत्मलोचन, सामाजिक विघटन के उत्तर में सामाजिक सुधार आंदोलनों का आरंभ, परंपरा के साथ लगाव के साथ बावजूद बहस का सूत्रपात और परंपरा और आधुनिकता के बीच दुविधा का मनोभाव आदि ऐसे ही परिवर्तन थे। इन परिवर्तनों ने आम जन की भाषाओं को जनजागरण के प्रसार, विदेशी सत्ता के लिए प्रतिरोध के विकास और परंपरा के साथ बहस की एक नई भूमिका दे दी। नवजागरण काल की अवधि के भीतर तो नहीं, लेकिन फौरन बाद गद्य में लिखित कथा साहित्य अपनी रोचकता और प्रभाव क्षमता के कारण इस भूमिका को
लोकप्रिय अभिव्यक्ति का माध्यम बना। कथा का प्रथम साहित्यिक उपन्यास था। साहित्य, विशेषकर कथा साहित्य के अध्ययन में इस मूल्य परिवर्तन की ओर ध्यान देना जरूरी है। नई भाषा का ज्ञान केवल व्याकरण और शब्द भंडार का ज्ञान नहीं होता, वह अपने साथ संवेदना और विचारधारा का एक पूरा नया संसार लेकर आता है। आधुनिक साहित्य कथा विशेषता की मूल्य भावना, आदर्श और रोमान की बजाय यथार्थ से अनुशासित होने वाली थी। आधुनिक कथा का कलेवर यथार्थ की बारीकियों के चित्रण से रचित होने वाला था। अतः यथार्थ के प्रति नया दृष्टिकोण और नए साहित्य रूपों का, खास तौर से गद्य साहित्य में आविष्कार इस परिवर्तन के साथ जुड़ा था। नवजागरण काल में इस परिवर्तन के प्रथम चिन्ह दिखाई देते हैं, यद्यपि इस युग की कहानी में नहीं। इस नए साहित्यकारों में उपन्यास और कहानी विशेष है। इस भाषिक परिदृश्य में छापे खाने का प्रवेश हुआ। बंगला के बैप्टिस्ट मिशन में भारत की विभिन्न भाषाओं में बाइबल का प्रकाशन करने का उद्देश्य से हुआ। ठीक है। फिर यांत्रिक मुद्रण ने पांडुलिपियों को पुस्तक में बदलने के अलावा अपने बाजार के लिए शुरू में समाचार पत्र और आगे चलकर साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं नए उत्पाद की तरह प्रस्तुत किए। अंग्रेजी और लगभग सभी भाषाओं में मिशनरी प्रेस ने आरंभिक अखबार निकाले थे। बंगाली में 1818 ईस्वी में 18 दिग्दर्शन और समाचार दर्पण, 1982 में गुजराती में मुंबई समाचार, मराठी में 1832 में मराठी दर्पण अपेक्षाकृत शीघ्रता आरंभ कहे जा सकते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर अंत तक आते आते इन भाषाओं में अन्य अनेक अखबारों की शुरुआत हुई और इनके अलावा असमिया, उड़िया, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू भाषाओं में भी भारतीय द्वारा प्रकाशित अपने समाचार पत्र और पत्रिकाएं से हो चुके थे और नवजागरण की चेतना के वाहक बन चुके थे। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो पढ़ते हैं। नवजागरण के दौर का यह आयाम साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य की माध्यम भाषा में गद्य की प्रतिष्ठा संवेदना में भाव जगत से यथार्थ जगत की और प्रस्थान साहित्य रूपों में नए प्रयोगों की शुरुआत के मूल में कुछ अंशों में छापे खाने के आगमन का प्रभाव देखा जा सकता है। उसने भारतीय साहित्य जगत को पहले मंद गति से और बाद में आमूल बदल दिया। मुद्रण की शुरुआत के पहले तक पांडुलिपि निर्माण एक फलता फूलता विशेषज्ञतापूर्ण व्यवसाय था। इस व्यवसाय में एक बार में एक ही प्रति का निर्माण किया जाता है, इसीलिए एक एक प्रति की शुद्धता की रक्षा व्यक्तिगत स्तर पर पांडुलिपिकार ही कर सकता है। मुद्रण की तकनीकी ने आकर इस दुनिया को बदल दिया। पुस्तकें सामान्य जन के लिए सुलभ हुई और श्रोता समाज का रूपांतरण पाठक समाज में हुआ। देश के भिन्न भिन्न भागों में, विशेषतः बड़े शहरों में प्रिंटिंग प्रेस आरंभ हुई, लेकिन कुछ भाषिक इलाके खासे लंबे समय तक मुद्रण प्रकाशन सुविधा के दायरे में बिल्कुल बाहर रह गए थे। इसके अलावा 19वीं सदी के प्रथमार्ध में मुद्रण प्रकाशन के दायरे में एक विशाल इलाज आ चुका था। आधुनिक कहानी का जन्म पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ और पत्र पत्रिकाओं का जन्म मुद्रण के साथ जुड़ा हुआ है। देसी भाषाओं में आधुनिक कहानी के आरंभ में
देर सवेर इस बात से जुड़ी है कि किस भाषा में कब किस भारतीय वस्तु को देसी भाषा में आधुनिक कहानी के आरंभ में देर सवेर इस बात से जुड़ी है कि किस भाषा में कब किसी भारतीय प्रकाशन के स्वामित्व में छापाखाना लगा और उससे पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इस बात पर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है कि भारतीय साहित्य के इतिहास में मुद्रण प्रकाशन का आरंभ कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण परिघटना है। यह साहित्यिक रचना संप्रेषण की प्रक्रिया का कायाकल्प था, कोई मामूली बात नहीं थी। एक सांस्कृतिक युगांतर था। शुरू में सामान्य जनता ने इसका स्वागत नहीं किया। उसके बाद है कि भारत सदियों से वाचिक या मौखिक परंपरा का देश रह चुका था। यहाँ अपढ़ होने का अर्थ अशिक्षित होना नहीं था। विद्वानों की एक कोटि बहुश्रुत भी कही जाती थी, यानी जिन्होंने बहुत कुछ सुनकर ज्ञान पाया था। यहाँ मसी कागद छुओ नहीं, कलम नहीं हाथ की घोषणा करने वाला कबीर होने की संभावना रख सकता था। छपे हुए शब्द की संभावनाओं का आविष्कार करने वाले शिक्षित मध्यम वर्ग का और उसकी रुचि को संबोधित करने वाले एक नए साहित्य उद्भव और विकास मंद गति से हो रहा था। इस संदर्भ में उड़िया साहित्य के विकास में मायाधार मानसिंह की टिप्पणी देखने योग्य है। उसके बाद आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इसको चाहे तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो हमें महत्वपूर्ण लगा है बस हम उतना ही देखेंगे। छापे का प्रसार हुआ, पुस्तकें सहजता से उपलब्ध होने लगी, एक नया मध्यम वर्ग विकसित हुआ। सामंती अभिजन द्वारा मिलने वाले संरक्षण में क्रमशः ह्रास फिर लोप हुआ और साहित्यिक अभिरुचियों में परिवर्तन आने लगा। इन सब बातों ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। शुरू में बदलाव की गति बहुत धीमी थी और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त समुदायों के बीच उभरते हुए साहित्य पर भी उसकी छाप दिखनी शुरू हुई थी। मुद्रित साहित्य का पठन पाठन दो विशेष बातों पर निर्भर था। एक तो इसके लिए साक्षरता का विकास जरूरी था और दूसरे सामाजिक जीवन में आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए सम्मान में वृद्धि की जरूरत थी। भारतीय समाज के भाषिक पदानुक्रम में तब तक आधुनिक भारतीय भाषाओं की स्थिति सबसे नीची थी। पाठक समुदाय में परिवर्तन भी अनिवार्य था। नए पाठक समाज का उभरा हुआ श्रोता का पाठक बदलना इसका एक पक्ष था और निरक्षर जनता का साहित्य से अलग हो जाना दूसरा पक्ष। अधिसंख्य जनता निरक्षर ही थी और उसके लिए मुद्रित साहित्य किसी काम का नहीं था। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको पूरा पॉइंट्स पढ़ना चाहिए एक एक करके, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो आप पूरा पढ़िए। पाठक समाज के दो हिस्सों में बटा था, उच्च पाठक समाज और सामान्य पाठक समाज। तो इसके बारे में पढ़ते हैं।
सामान्यतः इस समुदाय के पास न किसी क्लासिक भाषा का ज्ञान था और न अंग्रेजी की शिक्षा थी। ये केवल किसी भारतीय भाषा में शिक्षित हुआ था। संख्या की दृष्टि से यह पाठक समुदाय सबसे बड़ा था। यह समुदाय अपनी मातृभाषा या किसी भारतीय भाषा के लेखक का पाठक था। इन भाषाओं के लेखकों के मन में पाठक समुदाय में नए साहित्य में रुचि उत्पन्न करने की इच्छा थी और कंधों पर उसके निर्वाह का दायित्व था। वे लिखे भी कह रहे थे और अपने लेखन से पाठक के समाज का निर्माण कर रहे थे। यही नवजागरण काल का अपना लेखक और पाठक समुदाय था। इन लेखकों और पत्रकारों ने पहली बार भारतीय साहित्य के इतिहास में स्त्री पाठक समुदाय को इन महत्व को पहचाना। पूर्णतः स्त्रियों को संबोधित अनेक पत्रिकाएं भी निकाली गईं और मुख्यतः स्त्रियों के लिए लिखित पुस्तकें इस बात का प्रमाण है कि इस सदी की अनेक लेखकों ने सचेत प्रयास से स्त्री पाठक के पास पहुंचने का प्रयास किया। इसी तरह संस्कृत फारसी प्रेमी समुदाय हो या अंग्रेजी प्रेमी, इन दोनों ही समुदायों को भारतीय भाषाओं और साहित्यों की सामाजिक उपयोगिता और कलात्मक संभावनाओं पर विश्वास दिलाना 19वीं सदी के भारतीय भाषाओं के लेखकों के लिए टेढ़ी खीर था। भारतीय भाषाओं में मातृत्व की प्रशंसा में गीत और कविताओं की रचना हुई, जो क्रमशः 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी में रचित देशभक्ति के साहित्य का अंग बनी। इसके बाद पढ़ते हैं छापे की शुरुआत का मतलब यह नहीं है कि वाचिक परंपरा की कहानी रातों रात गुम हो गई। अब वे भी चलती रही। वाचिक परंपरा के लोक कथाओं का मुद्रण भी किया गया। कहा जा सकता है कि संस्कृत की उपस्थिति अखिल भारतीय थी और देसी भाषाओं ने रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण की कहानियाँ सामूहिक अवचेतना की तरह उत्तराधिकार में पाई थी। शुरू में पुस्तक के बाजार की आपूर्ति श्रव्य परंपरा की प्रख्यात और पौराणिक मिथ्य कथाओं को छापकर की गई थी। नवजागरण तक भी सामान्यतः प्रचलित कहानी में मिथकीय, साहसिक और चमत्कारिक प्रवृत्तियां मौजूद थी, क्योंकि सुनाई जाने वाली कहानी में ध्यान को बांधे रखने में ये गुण बहुत कारगर होते हैं। संचार की नई तकनीक के रूप में मुद्रण के आरंभ ने धीरे धीरे साहित्य रचना के संसार में नई टेक्नोलॉजी का प्रवेश होता है और तब रचना की तकनीकी अर्थात शिल्प विधि में अंतर आता है। साहित्य जगत में साहित्यकार उसके पाठक समुदाय के बीच प्रेषण के रिश्ते में प्रिंटिंग प्रेस अथवा मुद्रण की तकनीकी के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात हुआ है। कहानी के विकास में यह सत्य देखा जा सकता है। उसके बाद नवजागरण की परिस्थितियों ने संवेदनाओं में रूपांतरण लाकर एक नया पाठक समुदाय बनाया था। उसके लिए मिथिक की साहसिक और चमत्कारिक कथाओं की संभावनाएं शेष हो चुकी थी। कथा साहित्य के नए रूपकार की तरह उपन्यास स्थापित हो चुका था। उसने यथार्थ की रचनात्मक संभावनाओं का आविष्कार किया था। आधुनिक कहानी का जन्म में भी पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकता में संदर्भित कथा रचना में यथार्थ की प्यास के साथ जुड़ा हुआ है। इस दृष्टि से आधुनिक कथा साहित्य को मुद्रित परंपरा का प्रथम साहित्य रूप कहा जा सकता है कि जनसाधारण से उठाए गए पात्र और यथार्थ के चित्रण में से रचे गए ब्यौरे
कथा साहित्य को पहले पहल ऐसा साहित्य रूप बना देते हैं जो श्रव्य परंपरा से बिल्कुल अलग है और आप जिसे पढ़कर ही पाया जा सकता है। संसार भारत की भाषाओं में आधुनिक कहानी के विकास। संसार भर की भाषाओं में आधुनिक कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का बड़ा हाथ है। भारतीय भाषाओं में भी जिन भाषाओं में छापाखाना देर से पहुंचा, पत्र और पत्रिकाएं देर से प्रकाशित होना शुरू हुए, उनमें कहानी का जन्म भी देर से हुआ। जिन भाषाओं में कहानी सबसे पहले प्रकट हुई, उड़िया और बंगाली, उनमें स्वतंत्र छापाखाना भी सबसे पहले शुरू की गई थी। इसके बाद और थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। विविध भारतीय भाषाओं में आधुनिक कहानी का सूत्रपात। (1968) में लिखित फकीर मोहन सेनापति की उत्कल दीपिका नामक पत्रिका में प्रकाशित लक्ष्मणीय नामक कहानी को शायद पहली आधुनिक भारतीय कहानी होने का संदिग्ध श्रेय जाता है। शायद और संदिग्ध कहने का कारण यह है कि तारीख दृष्टि से कहानीपन का आभास देने वाला पहला गद्य खंड होने के बावजूद इसे उड़िया भाषा में पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त नहीं है। फकीर मोहन सेनापति की ही रेवती नामक कहानी को उड़िया की पहली कहानी माना जाता है, लेकिन उसका रचना काल 1896 है। कहानी उसके पहले पहल अन्य कई भाषाओं में प्रकट हो चुकी थी। कालक्रम में अगली प्रथम तारीखें गुजराती और मराठी कहानी की है। 1873 में बंगदर्शन नामक पत्रिका पूर्णचंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी मधुमती प्रकाशित हुई थी। बंगदर्शन के संपादक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। नायिका की स्मृति लोप रोमानी कथानक है। बंगाली कहानी समुचित 1819 में जाकर प्रकट हुआ, जब हतावादी नामक नई स्थापित पत्रिका में एक के बाद एक 6 अंकों में रविन्द्रनाथ टैगोर की 6 कहानियां लगातार प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले कहानियों का जिक्र करते हुए सरस्वती में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती और गुलबहार, भगवान दास द्वारा लिखित प्लेग की चुड़ैल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय, गिरिजा दत्त वाजपेयी की पंडित और पंडिताएं, एक नाम 1901 बंग महिला की दुलाई वाली का नाम लिया गया इंदुमती की मौलिकता संदिग्ध है। एक नाम 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित माधव राय स्प्रे द्वारा लिखित टोकरी भर मिट्टी का भी है, लेकिन वह घटनाक्रम की कोटि में ही रह जाती है। यथार्थ के प्रति आग्रह की संवेदना और संरचना को ध्यान में रखे तो कसौटी पर खरी उतरने वाली कहानी दुलाई वाली ही है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि 1870 से 80 के दशक में हिचकती सी पुट की शुरुआत के बाद माते कहानी 1890 से 900 के दशक में बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिभा के स्पर्श से एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में स्थायी कलाकार के रूप में स्थापित हुई। तब से लेकर 20वीं सदी के प्रथम दशक तक असमी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया भाषाओं के लेखक भी इसकी ओर आकृष्ट हुए, लेकिन अखिल भारतीय साहित्यकार बनने में इससे अभी और 2 दशक लगने बाकी थे। इस भाषाओं में कहानी के सूत्रपात और विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। इस सूत्रपात में 2 दशक की काल अवधि में आगे पीछे का अंतर उस भाषा के में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन
की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है। तमाम तरह की पत्रिकाएं 2008 से जो तमाम तरह की पत्रिकाओं के बारे में बात की गई है जो नवजागरण काल के लिहाज से महत्वपूर्ण थी। हिंदी में सरस्वती थी, गुजराती में ज्ञान सुधा थी, पूर्णतः कहानी को निवेदित पत्रिका भी थी, विद्यावारिधि की। कहानी और पत्रिकाओं का यह संबंध जितना प्राय समझा जाता वस्तुतः उससे कहीं अधिक और गहरा और जीवंत है। कहानी के विषय में एक प्रकट सा निष्कर्ष है कि भारतीय भाषा में यह कहानी का उद्भव और विकास पाश्चात्य प्रभाव का परिणाम था। ये सब पॉइंट्स अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि बहुत सिलसिलेवार ढंग से दिया हुआ है। हिंदी कहानी में भी रूप और रचना चाहे जिस प्रभाव से ग्रहित हुई हो, संवेदना की अभिव्यक्ति भारतीय अर्थात नैतिक रुझान की होती है। माधवराव स्प्रे की टोकरी स्प्रे की टोकरी भर मिट्टी एक गरीब विधवा और अमीर जमींदार के बीच संघर्ष की कहानी है। रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय में प्रेम का भारतीय अवधारणा का महिमा मंडन है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था जीवन के प्रति एक आदर्शवादी दृष्टिकोण से प्रकाशित वैविध्य और रचनात्मक शक्ति से भरपूर प्राकृतिक शक्ति से भरपूर प्रेम और त्याग की कहानी है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कथा प्रतिभा इस कालखंड के दौरान स्थापित और प्रतिष्ठित हो चुकी थी। वे कवि और नाटककार भी थे। आने वाले दशकों में केवल कथा सृजन बल पर अखिल भारतीय प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले दो कथाकारों की प्रतिभा का प्राथमिक परिचय भी इसी काल में मिल चुका था। भारतीय कविता में 1858 से ही देशभक्ति और जातीय आक्रोश के प्रबल स्वर सुनाई देने लगे थे। भारतीय रंगमंच और उपन्यास का राजनीतिकरण 1905 तक लगभग संपूर्ण हो चुका था। साहित्य रूपों में गौतम कहानी अभी राजनीतिक कोण से अभी तक मुक्त थी। राजनीतिक कहानी धनपत राय के हाथों जन्मी, जिसको उन्होंने 1908 में नवाब राय के छद्म नाम से सोजे वतन नामक संकलन से प्रस्तुत किया था। संग्रह की कुल 5 कहानियों में से एक कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न भी थी। नवाब राय का सारा लेखन छपने से पहले उनके द्वारा देखा जाएगा। 1910 में धनपत राय ने अपना उपनाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया था। पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में भारतीय कहानी।